सो वेल हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सब्सटेंस राइटिंग विद क्रिटिकल नोट पर वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगी कि किस तरह से जो है वो सब्सटेंस राइटिंग लिखा जाता है विद क्रिटिकल नोट। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सो ये जो है सब्सटेंस राइटिंग विद क्रिटिकल नोट, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सिक B2 का पेपर का सिलेबस है। तो मैंने इससे पहले भी क्रिटिकल अप्रिशिएशन कैसे लिखा जाता है विथ एग्जाम्पल वीडियो अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से सब्सटेंस राइटिंग जो है वो लिखा जाता है और क्रिटिकल नोट लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्चुअली में जो है सब्सटेंस राइटिंग मीन्स होता क्या है। तो हम लोग को जो भी एग्ज़ाम में प्रोज दिया जाता है या फिर पैराग्राफ दिया जाता है लिखने के लिए, उसी का हम लोग को जो है वो सब्सटेंस राइटिंग लिखना पड़ता है। तो सब्सटेंस राइटिंग मीन्स होता है किसी भी जब पैराग्राफ को हम लोग शॉर्ट करके लिखते हैं तो वही होता है सब्सटेंस राइटिंग। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग कोई 2 या 3 घंटे की जब कोई मूवी को देखते हैं और दूसरा कोई हमसे पूछता है कि मैंने वो मूवी नहीं देखा है, उस मूवी में क्या है मुझे ज़रा बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्टोरी को बस 5 मिनट में ही कंप्लीट कर देते हैं और बता देते हैं कि उसमें क्या है। तो जस्ट लाइक वैसे ही होता है सब्सटेंस राइटिंग। जो भी प्रोज हम लोगों के सामने दिया रहेगा उसको जो है समराइज़ करके और उसका ओवरऑल व्यू को ही हम लोगों को सब्सटेंस में लिखना पड़ता है और उसको समराइज करके उसको छोटा करके उसकी जो बातें हैं उसको लिखनी पड़ती हैं। तो जो सब्सटेंस राइटिंग होता है वो एग्ज़ाम में 2 आता है, एक पोएम का लिखने, एक प्रोज का लिखने। तो मैं इस वीडियो में जो है वो प्रोज का सब्सटेंस राइटिंग विथ एग्जाम्पल समझाऊंगी। पहले मैं इसके कुछ बता दूं कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है सब्सटेंस राइटिंग को लिखने के लिए, और देन मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझा दूँगी और एक एग्जाम्पल भी दिखा दूँगी कि कैसे सब्सटेंस राइटिंग लिखा जाता है। तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा कि सब्सटेंस राइटिंग वो होता है जिसमें हम लोग जो है वो पैराग्राफ या फिर प्रोज को पढ़ करके उसका जो है एक क्लियर व्यू जो हम लोगों को मिलता है उसी को लिखना ही सब्सटेंस राइटिंग कहलाता है। तो सबसे पहले जो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना होगा सब्सटेंस राइटिंग लिखने के दौरान, वो क्या क्या है। तो जो सबसे पहला पॉइंट्स है जिसमें क्या है कि जो भी हम लोगों को पैराग्राफ दिया रहेगा उसका 1/3 मीन्स जितना उसमें ओरिजिनल पैराग्राफ या प्रोज में जो वर्ड दिया रहेगा, लेंथ रहेगा, उसका 1/3 पार्ट ही हम लोगों को सब्सटेंस में लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में 150 वर्ड्स हैं तो हम लोगों को सब्सटेंस में जो है 150 का 1/3 यानी कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 50 या 55, इतना वर्ड हम लोग लिख सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट्स याद रखना है कि जो हम लोग का ओरिजिनल टेक्स्ट रहेगा उस टेक्स्ट का बस 1/3 पार्ट ही हम लोगों को जो है सब्सटेंस में लिखना है, यानी कि 50 to 55 वर्ड, जितना भी वर्ड हो, 200 वर्ड हो तो उसका 3rd पार्ट कर लेंगे और उतना लिखना होगा। जो नेक्स्ट है जिनको हम लोग को ध्यान में रखना है वो क्या है, तो जो सब्सटेंस है वो हमेशा सिंगल पैराग्राफ में लिखा जाता है। मतलब कि हम लोग जो है सब्सटेंस लिखते समय पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, बस जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ से स्टार्ट किए तो बस ऐसे लिखते जाना है और यहाँ पे ख़त्म हो तो यहीं पे ख़त्म करेंगे। पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से नहीं लिखना है, टोटल एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए, यानी कि सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए। नेक्स्ट जो है हम लोगों को ध्यान में रखना है वो क्या है कि जो भी दिया रहेगा सब्सटेंस, उस पैराग्राफ जो दिया रहेगा या फिर जो प्रोज दिया रहेगा उसको पढ़ करके जो उसका मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको कम से कम 4 या 5 बार पढ़ेंगे, सेवरल टाइम पढ़ेंगे, बट उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कहना क्या चाहता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोगों को जो प्रोज दिया जाएगा उसमें जो जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग पेंसिल से पढ़ने के दौरान अंडरलाइन भी करते जाएंगे, ताकि जब हम लोग सब्सटेंस लिखें उसका तो हम लोगों को ईजिली समझ में आ जाए कि हम लोग को किस किस पॉइंट्स को उसमें ऐड करना होगा। जो नेक्स्ट बात है जो कि ध्यान में रखने लायक है वो क्या है कि जो सब्सटेंस है वो हमेशा 3rd पर्सन में लिखा जाता है। मतलब इसमें जो है वो वी, आवर, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है 3rd पर्सन का। ये 1st और 2nd पर्सन कभी नहीं यूज होगा, तो हमेशा याद रखेंगे कि जो सब्सटेंस है वो हमेशा जो है वो 3rd पर्सन में लिखा जाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो याद रखने वाली है वो कौन सी, तो हम लोग को सब्सटेंस लिखते समय कोई भी जो अपना पर्सनल ओपिनियन है या फिर पर्सनल आइडिया है उसको सब्सटेंस में ऐड नहीं करना है। खुद का कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, जो ओरिजिनल पैराग्राफ में होगा उसी को लिखेंगे बट अपनी लैंग्वेज में, बट खुद का पर्सनल ओपिनियन या व्यू ऐड नहीं करना है। सो द नेक्स्ट थिंग्स इज़ दैट
लीव आउट द एग्जाम्पल ऑफ द टेक्स्ट। जो भी हम लोगों को ओरिजिनल टेक्स्ट में एग्जाम्पल दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल करके या समझाया जाता है, उसको स्किप कर देना है सब्सटेंस लिखते समय। नेक्स्ट जो हम लोगों को याद रखना है और ध्यान रखना है वो क्या है, तो जो कुछ भी सब्सटेंस में जो है वो फिगर ऑफ स्पीच होगा। और ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने के समय भी बताया था। फॉर एग्जांपल इसमें रहता है सिमिली, रहता है मेटाफोर, रहता है एनाफोरा, रिपीटेशन, एंटीथेसिस, ये सारे फिगर ऑफ स्पीच के नेम हैं। अगर ये सब पैराग्राफ में रहा तो उसको भी रिमूव कर देना है। जितने सारे भी जो अननेसेसरी डिटेल्स रहती हैं उसको रिमूव करेंगे। इलस्ट्रेशन रहती हैं उसको जो है हम लोग रिमूव कर देंगे। मैं अभी आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये अननेसेसरी डिटेल्स किस तरह का कहा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच किस तरह से होते हैं और इलस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, जैसे कि पहला वर्ड है, क्या है, सेंटेंस क्या है, वी शो द इंसिडेंट विथ आवर ओन आइज। हम लोगों ने एक इंसिडेंट देखा अपनी आँखों से। सो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कह सकते हैं, वी शो द इंसिडेंट। यहाँ पर जो विथ आवर ओन आइज है उसको हम लोग जो सब्सटेंस लिखेंगे उसमें रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये सुपरफ्लुअस जो वर्ड हो गया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादा हो गया मतलब। तो इसको जो है वो हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जो पैराग्राफ है उसको शॉर्ट करना है। तो जितना हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं उतना हम लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सी सैंग स्वीटली लाइक अ नाइटिंगेल, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि वो बहुत ही अच्छा गाती है, बिल्कुल नाइटिंगेल की तरह। तो ये जो लाइक है ना, वो फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने बताया था इसी का एक पार्ट है। फिगर ऑफ स्पीच में जो सिमिली आता है तो ये सिमिली का एग्जाम्पल है। सिमिली मीन्स जिसमें लाइक हो और एज हो, तो वो उसको सिमिली बोलते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐसा लिखा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हटा देंगे, लाइक अ नाइटिंगेल, इसको हटा देंगे और सिर्फ क्या लिखेंगे, सी सैंग स्वीटली, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती है। तो ये अननेसेसरी थिंग्स इसको हम लोग हटा देंगे। सेम नीचे भी, ही फॉट ब्रेवली एज अ लॉयन, वो है एकदम साहस के साथ लड़ता है एक लॉयन की तरह। तो जब हम लोग सब्सटेंस लिखेंगे तो उसमें एज अ लॉयन को रिमूव कर देंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, ही फॉट ब्रेवली। तो इस तरह से हम लोग का जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे शॉर्ट होता जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखना होगा। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है वो क्या है, यूज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज ऑफ योर ओन। जितना हो सके हम लोगों को खुद का लैंग्वेज का यूज़ करके लिखना है और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना है और बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स वर्ड को यूज़ नहीं करना है। सो ये सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावे भी हमें कुछ और पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे सब्सटेंस राइटिंग लिखते समय, वो क्या है, हम लोगों को जो है हमेशा सिंपल और जो सिंपल सिंगल सेंटेंस है उसमें हमेशा यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि जो भी जो है वो कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस अगर जो ओरिजिनल टेक्स्ट में दिया रहेगा तो उसको हम लोगों को सिंगल सेंटेंस में चेंज कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, ये उसकी बदकिस्मती थी। तो हम लोग इसको ना लिख करके एक सिंगल सेंटेंस लिख सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, मतलब किसी कारण बस वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो ये सिंपल सा वर्ड हो गया। और सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है जिसको रिमेंबर रखना है, नो टाइटल एडेड टू सब्सटेंस। कोई भी टाइटल हम लोग को जो है वो सब्सटेंस में ऐड नहीं करना है। हम लोग को टाइटल को हमेशा ही मतलब ऐड नहीं करना है, जैसे हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन में करते हैं वैसे ऐड नहीं करना है इसमें, इसको रिमूव करके ही जो है वो सब्सटेंस राइटिंग लिखना है। तो ये रहा पूरा जो है किस तरह सब्सटेंस राइटिंग लिखा जाता है, उसको लिखते समय जो जो की वर्ड्स और की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, तो वो सारा पॉइंट्स हैं। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो सब्सटेंस राइटिंग लिखा जाता है उसका जो है 1/3 पार्ट ओरिजिनल पैराग्राफ का लिखा जाता है, सिंगल पैराग्राफ होनी चाहिए, खुद का लैंग्वेज में होनी चाहिए। जितने सारे भी जो एग्जांपल्स हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो इलस्ट्रेशन है, उसको रिमूव कर देना है। कोई भी टाइटल जो है सब्सटेंस में ऐड नहीं करना है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो अब मैं जो है वो क्रिटिकल नोट का बता दूँ कि उसको लिखते वक्त किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा और ध्यान रख के क्रिटिकल नोट लिखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो क्रिटिकल नोट लिखा जाता है उसमें किस किस पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है और क्या क्या देख करके क्रिटिकल नोट्स लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोगों को पैराग्राफ दिया जाता है या जो पैसेज दिया रहेगा वो देखेंगे कि वो जो पैसेज दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्टिव पैसेज है
या जो है वो नैरेटिव पैसेज है, या जो है वो रिफ्लेक्टिव पैसेज है। इन तीनों में पैसेज में से देखेंगे कि जो पैराग्राफ दिया है वो किस तरह का है। तो जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज है वो किस तरह का पैसेज होता है, तो वो पैसेज जिसमें हम लोग को जो है पर्सन, प्लेस, इमोशन और एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, वो हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव पैसेज। नेक्स्ट नैरेटिव पैसेज, ये क्या होता है, जिसमें हम लोगों को कोई स्टोरी किसी ऑथर के द्वारा, नोवेलिस्ट के द्वारा बताई जाती है, तो वो हो गया हमारा नैरेटिव पैसेज। और रिफ्लेक्टिव पैसेज क्या है, तो जिसमें हम लोग किसी ऑथर का थॉट्स को जो है वो कैप्चर रहता है और उसको वो दिया जाता है, तो वो हो गया हमारा रिफ्लेक्टिव पैसेज, किसी ऑथर का थॉट, विचार को जो दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि इन तीनों में से डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और जो है रिफ्लेक्टिव, इन तीनों में से कौन सा पैसेज जो है वो दिया हुआ है, उसी हिसाब से लिखेंगे। और तीनों का मैंने बता ही दिया, तो अब तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि जो पैसेज है वो डिस्क्रिप्टिव है या फिर नैरेटिव है या फिर रिफ्लेक्टिव है। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या ध्यान में रखने वाली है कि उस पैसेज का जो है, जो पैसेज दिया रहेगा उसका मेन थीम क्या है, वो पैसेज एक्चुअली में बताना क्या चाहता है, उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे कि जो हम लोगों को पैसेज दिया हुआ है वो किस टाइप का पैसेज है, मतलब वो फिलोसॉफिकल है या फिर साइंटिफिक है, लिटरेरी है, रियलिस्टिक है, सटायरिकल है, जर्नलिस्टिक है, हिस्टोरिकल है, रिलीजियस है और ऑटोबायोग्राफिकल है। तो फिलोसॉफिकल मीन्स जिसमें किसी ऑथर या फिर पोइट जब अपना कोई किसी चीज़ के ऊपर व्यू देते हैं, लाइक नेचर के ऊपर हर कोई का अपना अपना फिलॉसफी होता है, सोल के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर, तो उसी को बोलते हैं फिलोसॉफिकल पोइट में, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं। तो इस तरह से साइंटिफिक क्या होता है, जिसमें साइंस के बारे में कुछ बताया गया हो पैराग्राफ में, तो वो हो गया साइंटिफिक पैसेज। लिटरेरी जिसमें हम लोग को स्टोरी, नॉवेल ये सब हो, तो वो हो गया लिटरेरी। रियलिस्टिक जिसमें किसी रियल इंसिडेंट को बताया गया हो या फिर जो एक फैक्ट हो, उस चीज़ फैक्ट को बताया गया हो, तो वो पैसेज हो गया रियलिस्टिक। देन सटायरिकल मीन्स होता है जब हम लोग किसी को फनी वे में किसी चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, और उस पैसेज में अगर हम लोग को इनडायरेक्टली किसी चीज़ का जब हम मजाक उड़ाते हैं तो उसको बोलते हैं सटायरिकल पैसेज। नेक्स्ट हो गया जर्नलिस्टिक, अगर हम लोग किसी आर्टिकल का भाग उसमें देखेंगे, लिखा हुआ डेट मेंशन लाइक दैट, तो वो हो गया जर्नलिस्ट पैसेज। हिस्टोरिकल मीन्स तो इजीली समझ में आ जा रहा है कि किसी ऐतिहासिक घटना से संबंधित हुआ, तो वो हो गया हिस्टोरिकल पैसेज। नेक्स्ट हो गया रिलीजियस मतलब जिसमें अगर उसमें किसी धर्म को लेकर के धर्म की बातें बताई गई हो, तो वो हो गया रिलीजियस पैसेज। और नेक्स्ट आता है ऑटोबायोग्राफिकल मतलब होता है कि किसी भी ऑथर जब अपना जीवनी लिखते हैं तो वो होता है ऑटोबायोग्राफिकल, जो कि मेनली आई करके लिखा रहेगा, तो वही होता है ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज। सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट और जो लास्ट थिंग्स है वो क्या ध्यान में रखना होगा कि जो लैंग्वेज है, जो पैसेज में जो लैंग्वेज मेंशन किया हुआ है या फिर जो पैसेज जिस लैंग्वेज में लिखा गया है वो लैंग्वेज कैसा है, वो सिंपल है या फिर लूसिड है या फिर कॉम्प्लेक्स है, कैसा लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है या फिर बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड में। अगर इजी लैंग्वेज में लिखा गया होगा तो सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें क्रिटिकल नोट लिखते समय ध्यान में रखनी है। सो अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारे पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह सब्सटेंस राइटिंग लिखा जाता है। सो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जो क्रिटिकल नोट है उसमें डिस्क्रिप्टिव पैसेज, नैरेटिव पैसेज और रिफ्लेक्टिव पैसेज को ध्यान में रखना होगा, मेन थीम को ध्यान में रखना होगा, और वो जो पैसेज है वो किस तरह का पैसेज है, टाइप ऑफ पैसेज, फिलोसफिकल, साइंटिफिक, लिटरेरी, रियलिस्टिक, इटीसी, ये सब देखना होगा। और एट द एंड उसका लैंग्वेज क्या है, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, इसको ध्यान में रखना होगा। बस यही क्रिटिकल नोट में लिखा जाता है। नेक्स्ट अब आप लोगों के सामने मैं ये एक एग्ज़ाम्पल है प्रोज का, इसको दिखाऊंगी समझा करके, और इसका जो है वो सब्सटेंस लिख करके बताऊंगी कैसे लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये पैराग्राफ, इसे वीडियो को थोड़ा पॉज करके 4 से 5 बार पढ़ करके और ख़ुद इसका जो हिंदी मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करिए, ताकि मैं जब बताऊँ तो आप लोगों को समझ में आ जाए। तो पहले आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब मैं जो है इसका हिंदी मीनिंग जो है एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका हिंदी मीनिंग क्या है, देन इसका जो है वो सब्सटेंस का प्रोसेस जो है उसको आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन है, इट इज़ वेरी ईजी टू एक्वायर बैड हैबिट्स सच एज ईटिंग टू मच फूड और ईटिंग टू मैनी स्वीट्स और ड्रिंकिंग फ्लूइड ऑफ एनी काइंड और स्मोकिंग।
तो ये बहुत ही आसान है बुरी आदत को अपनाना, जैसे कि बहुत ज़्यादा खाना, मतलब जो फूड होता है उसको बहुत ज़्यादा खाना, स्वीट्स को बहुत ज़्यादा खाना, या फिर किसी भी चीज़ को ड्रिंक करने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, लाइक, और जो भी लिक्विड्स होते हैं, या फिर स्मोकिंग करना, ये सारी जो है वो बैड हैबिट होती हैं और ये बहुत जल्दी जो है हम लोग ईजिली इसे सीख जाते हैं। The more we do a things, the more we tend to like doing it, and if we do not continue to do it, we feel unhappy. So जब हम लोग इस चीज़ को बहुत बार हम लोगों को इसकी आदत पड़ जाती है, एक ही चीज़ को जब हम लोग बार बार जो है उसकी आदत लग जाती है और हम लोग जब उसको कंटिन्यू नहीं रखते हैं उस आदत को, तो हमें बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। इसी को कहा जाता है फोर्स ऑफ हैबिट। जो हम लोगों की हैबिट लग जाती है वो हमें फोर्स करता है उस चीज़ को दोहराने के लिए, उस चीज़ को बार बार दोहराने के लिए। सो एंड द फोर्स ऑफ हैबिट शुड बी फॉट अगेंस्ट। और यही जो हमारा हैबिट है वही हमें जो है हमें इसके अगेंस्ट लड़ना चाहिए, जो हमारे बैड हैबिट्स है इसे हमें अगेंस्ट लड़ना चाहिए। Things which may be very good when only done from time to time tend to become very harmful। जो चीज़ें हैं जब टाइम टाइम पे हम लोग उसको उस चीज़ की हम लोग दोहराते हैं, समय समय पर ही कोई चीज़ जो है वो अच्छी आदत होती है, बट जब हम लोग टेंड टू बिकेम वेरी हार्मफुल, जब हमें उसकी आदत लग जाती है, लत लग जाती है, उसके बिना हम लोग नहीं रह पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और इसी आदत को हमें छुड़ाना है और इससे दूर रहना है। और ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग जो हैं वो गुड थिंग्स में भी अप्लाई करते हैं, वर्क में, चाहे वो रेस्ट हो चाहे कुछ भी हो। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा भी काम करते हैं तो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है, और बहुत ज़्यादा रेस्ट भी करते हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा, जब हम लोग लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को हम लोग हैबिट हो जाती है तो वो हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। सम पीपल फॉर्म अ हैबिट ऑफ वर्किंग टू मच एंड अदर ऑफ आइडलिंग टू मच। कुछ लोग जो होते हैं, इसी चीज़ को जो है इलस्ट्रेट करके बताया गया है कि कुछ लोग जो होते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा काम करने की आदत होती है, जबकि कुछ लोग जो है वो सिर्फ आराम करने में ही अपना लाइफ को स्पेंड कर देते हैं। तो ये ज़्यादा काम भी ख़राब है और ज़्यादा एडलिंग भी ख़राब है। द वाइज मैन ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज़ ट्रू अबाउट हिमसेल्फ एंड चेक्स एनी बैड हैबिट। जो लोग वाइज मैन होते हैं, जो लोग चालाक मैन होते हैं, वो हमेशा ये याद रखते हैं और हमेशा केयरफुल रहते हैं कि उनके लिए क्या सही है, और हमेशा जो उनकी हैबिट्स है उसको चेक करते रहते हैं, अपने बैड हैबिट को चेक करते रहते हैं। ही सेज टू हिमसेल्फ, और वो खुद से कहते हैं, आई एम नाउ बिकमिंग आइडियल और आई स्मोक टू मच, कि मैं कितना जो है वो बेकार हो गया हूँ और मैं कितना ज़्यादा स्मोक कर रहा हूँ। तो इस तरह से जो पैराग्राफ आप लोगों ने यहाँ पे देखा, तो इसको जैसे कि मैंने समरी भी बताया, तो अब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में जो है इसमें बैड हैबिट्स के बारे में बताया गया है कि किसी भी चीज़ की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, चाहे वो ईटिंग फूड हो, चाहे वो किसी चीज़ की भी आदत हो। तो मुझे जो पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो जितने सारे वर्ड्स दिए होंगे उसको काउंट कर लेंगे, काउंट करके उसका 1/3 पार्टी हम लोग को लिखना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे मैं काउंट कर लूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन है इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। तो क्या करना है, 19 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, जितना आएगा उसका 3rd भाग ही हम लोगों को लिखना है। सो जैसे कि मैंने बता दिया, तो आप लोगों को ओवरऑल व्यू इसका समरी समझ में आ ही गया होगा कि अगर कोई पूछेगा कि इस पैराग्राफ का मतलब होता है, तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि हम जो किसी भी चीज़ की जो आदत है वो बहुत ख़राब होती है, चाहे वो बहुत ज़्यादा खाना हो या फिर स्वीट्स खाना हो या फिर ड्रिंक करना हो, स्मोकिंग करना हो, हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग इसकी आदत पड़ जाती है तो हम लोग अगर उस चीज़ को अगर छोड़ना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील होता है। तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे मतलब हैबिट को दोहराने के लिए फोर्स करती है, बैड हैबिट को, तो हमें इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। कोई भी चीज़ की लत जो है बहुत बुरी होती है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो रेस्ट करना हो, ये हर चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ही बुरा होता है। तो इस तरह से जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अपने बैड हैबिट्स को जो है खुद से दूर रखते हैं और जो है वो अपने आदत को हमेशा चेक करते रहते हैं। तो यही है इस जो है पूरे सब्सटेंस का हिंदी मीनिंग। अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लग रहे हैं उसको मैं सबसे पहले अंडरलाइन करूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो एक सेंटेंस को बताने के लिए बहुत ज़्यादा जो है बताया गया है कि ऐसा वैसा, तो उन सबको मुझे नहीं लिखना है। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी ईजी टू एक्वायर बैड हैबिट्स, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। नेक्स्ट जो है ये तो एग्जाम्पल बताया हुआ है। अच्छा, वी डू नॉट कंटिन्यू टू डू इट वी फील अनहैप्पी, अगर हम लोग इस चीज़ को जो है एक्वायर को जो है अगर कंटिन्यू नहीं रखते तो हमें बहुत बुरा फील होता है।
और यही चीज़ें हमें जो है हमें इससे लड़ना चाहिए। जो हमारा बैड हैबिट है इससे हमें लड़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों से। इसके अलावा जब हम लोग किसी चीज़ को मोस्ट ऑफन करने की आदत लग जाती है, टू मच, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल बन जाता है। और ये चीज़ें जो है वो वर्क में अप्लाई होती है, चाहे वो रेस्ट, तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी चीज़ को बताया गया है, किसी भी चीज़ की बार बार करने से आदत पड़े तो वो हार्मफुल होता है, तो वो चाहे वर्क हो चाहे रेस्ट हो, तो इसको नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो है ये वाला जो लाइन है, द वाइज मैन ऑलवेज रिमेंबर, जो है वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि उनका जो बैड्स हैबिट है वो अपने खुद से जो है वो दूर रखने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा कुछ कीवर्ड्स जो मुझे मिला है। अब मैं जो है इसका सब्सटेंस राइटिंग लिख करके दिखाती हूँ कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो जैसा कि मैं जो पैराग्राफ आप लोगों को अभी समझाई उसका ये सब्सटेंस है। कोई भी हेडिंग नहीं देना है, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं दिया है। अब जो मैं चीज़ें सेम इसमें कुछ अपना मतलब अपना लैंग्वेज लिखना है, बट अपना पर्सनल ओपिनियन कुछ नहीं डालना है। जो पैराग्राफ में मैंने समझाया था, जो पैराग्राफ में ओरिजिनल दिया हुआ है, बस उसी को जो है थोड़ा सा इधर उधर करके लिखना ही सब्सटेंस कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बैड हैबिट्स कैन बी एक्वायर्ड ईजिली सिंपली बाई डूइंग टू मच ऑफ वन काइंड ऑफ एक्टिविटी अगेन एंड अगेन। जो बुरी आदतें होती हैं वो हमें बहुत जल्दी और सिंपली हम लोग को उसकी आदत पड़ जाती है जब हम लोग किसी एक चीज़ को जो है, एक ही तरह की एक्टिविटी को जब हम लोग बार बार जब दोहराने लगते हैं, तो ये बहुत बैड हैबिट होता है। ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टू मच ऑफ वन थिंग रिपीटेडली इज़ ऑल्सो अ बैड हैबिट। चाहे वो ईटिंग हो, ड्रिंकिंग हो, स्मोकिंग हो, ये एक चीज़ का जब हम लोग बार बार रिपीटेडली, जब टू मच हम लोग की उसकी आदत पड़ जाती है, तो वही होता है बैड हैबिट्स। और ये जो बैड हैबिट होता है वो हमें फोर्स करता है उस चीज़ को जो है वो करने के लिए या फिर उस चीज़ को दोहराने के लिए, वरना हम लोग को बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील होता है और सैड फील होता है। सो हमें इसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए, इस बैड हैबिट के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। एवरीथिंग इज़ हार्मफुल इफ़ डन बियॉन्ड द लिमिट। हर एक चीज़ जो है वो हार्मफुल होता है हमारे लिए अगर हम लोग उसे लिमिट से ज़्यादा किसी चीज़ को जो है वो दोहराने लगते हैं। A wise man is one who continuously check on her habits and eliminate all such bad habits। जो एक चालाक इंसान वही है जो लगातार अपने हैबिट्स को चेक करता हो और इतनी सारी उसके अंदर बुरी आदतें हैं वो उसे एलिमिनेट करता है, मतलब खुद से उसे दूर कर देता हो या निकाल देता हो। तो ये रहा जो है वो सब्सटेंस राइटिंग का जो पैराग्राफ दिया हुआ था उसका सब्सटेंस राइटिंग, बिल्कुल उसका 1/3 पार्ट है। जितना वर्ड दिया हुआ था उसको मैंने जो है समराइज करके, शॉर्ट करके, बिल्कुल शॉर्ट वे में इसे लिख दिया है। अब जो है आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट जो है इसका क्रिटिकल नोट जो है वो बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया था कि इसमें जो पहला चीज़ है वो क्या ध्यान रखने लायक है कि वो जो दिया हुआ है पैसेज वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, नैरेटिव पैसेज है या फिर रिफ्लेक्टिव पैसेज है। तो जैसे कि मैंने लिखा है इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव नोट्स, कि ये डिस्क्रिप्टिव नोट्स है या फिर डिस्क्रिप्टिव पैसेज है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव पैसेज होता है उसका मतलब जब हम लोग किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, इमोशंस को, एक्सपीरियंस को, तो यहाँ पे जो हैबिट है ये भी जो है हमारा एक तरह का ट्रूथनेस को बताया गया है और डिस्क्राइब किया गया है, एक इमोशंस लाइक दैट। तो इस तरह से जो है या फिर आदत हम लोग बोल सकते हैं, इसको डिस्क्राइब किया गया थिंग्स को। तो ये हो गया एक डिस्क्रिप्टिव पैसेज। नेक्स्ट हम लोगों को क्रिटिकल में क्या लिखना रहता है कि इसका मेन थीम क्या है। तो यहाँ पे जो मेन थीम है, द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज़ दैट द पीपल ऑलवेज ट्राई टू फार फ्रॉम बैड हैबिट्स। हमें हमेशा जो है वो बैड हैबिट्स से दूर रहना चाहिए एंड ऑल्सो बैड पीपल, और बुरे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। तो इसके अलावा भी आप लोग इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हो, वी शुड ऑलवेज चेक आवर हैबिट्स एंड एलिमिनेट द बैड हैबिट्स। तो ये भी आप लोग लाइन ऐड कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है कि ये जो पैसेज है वो रियलिस्टिक है या फिर सटायरिकल है, हिस्टोरिकल है या फिर क्या है। तो यहाँ पे ये जो पैसेज है वो रियलिस्टिक पैसेज है, क्योंकि इसमें जितनी सारी भी जो बातें बताई गई हैं वो हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है और सच है, ट्रूथ है, तो इसीलिए ये रियलिस्टिक पैसेज हो गया। और नेक्स्ट और जो लास्ट थिंग्स है वो क्या है कि ये जो प्रोज है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, मतलब सिंपल है या फिर लूसिड है या फिर कैसा है। तो ये जो प्रोज है वो बिल्कुल जो है वो सिंपल, लूसिड और स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसे हम लोगों ने बिल्कुल आसानी से समझ लिया। सो ये था सब्सटेंस राइटिंग विथ क्रिटिकल नोट। सो आई होप आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो क्रिटिकल नोट लिखा जाता है और सब्सटेंस राइटिंग लिखा जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।